प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुछ बातें तो एक जैसी कॉमन है। दोनों के लिए नेशन फर्स्ट का मामला सेट रहता है। दोनों ताबड़तोड़ फैसलों के लिए जाने जाते हैं। दोनों प्रेशर का लोड नहीं लेते बॉस, और दोनों के खिलाफ एक पूरा इकोसिस्टम या कहिए कि डीप स्टेट लगा रहा, जो चाहता था कि वो चुनाव हार जाएं। और इसलिए मोदी ट्रंप की जोड़ी के बनते ही उस डीप स्टेट, चीन, कनाडा, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का सबका मीटर चालू हो गया है बॉस। अमेरिका में ट्रंप राज शुरू हो गया है, और जैसा हमने आपको कल बताया था वैसा ही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी संभालने के 6 घंटे में ऐसी उथल पुथल मचाई है कि पूरी दुनिया हैरान। ट्रंप ने कुर्सी पर बैठते ही ताबड़तोड़ फैसलों की लाइन लगा दी। इनमें से कई फैसले ऐसे हैं जिनका सरोकार सीधे भारत से भी है। इसलिए आज आपको इन फैसलों के बारे में विस्तार से जानना चाहिए। ट्रंप भाई साहब सबसे पहले तो WHO से अमेरिका को बाहर निकाल कर ले आए। आपको याद ही होगा कि कोविड के समय ही ट्रंप ने कह दिया था कि WHO चीन को कुछ बोलने की औकात तो रखता नहीं, तो फिर काहे का WHO है बॉस। इसके बाद पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर होने का ऐलान कर दिया ट्रंप, नहीं रहना है जब। बॉर्डर और एनर्जी सेक्टर में इमरजेंसी घोषित कर दी। ट्रंप के इन सभी ताबड़तोड़ और बड़े फैसलों के बारे में आज आपको आगे बताऊं, लेकिन पहले देखिए कि मतलब एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले ट्रंप ले रहे हैं, और अपने बड़े फैसलों की फाइल पहले से ही कैसे उन्होंने तैयार रखी थी और आए और धड़ाधड़ साइन करते चले गए। ट्रंप ने ऐसे ऐसे फैसले लिए कि कई देश हिल गए, जैसे कनाडा और मैक्सिको हिल गए, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका के इन दोनों पड़ोसी देशों पर 1 फरवरी से 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। चीन हिल गया भाई, क्योंकि ट्रंप ने पनामा नहर से लेकर WHO और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पर चीन को जबरदस्त तरीके से सुना दिया। नेटो देश हिल गए, क्योंकि उन्हें डर है कि ट्रंप यूक्रेन को सरेंडर कराकर युद्ध खत्म करवा देंगे। बांग्लादेश और डीप स्टेट हिल गए, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रंप सत्ता संभालते ही उनकी फाइल खोलने वाले हैं। जहां एक तरफ ट्रंप के शपथ ग्रहण से कई देश हिले हुए, वहीं ट्रंप अपनी अलग ही मस्ती में बॉस। शपथ ग्रहण में ट्रंप एकदम कूल थे, क्योंकि वो शपथ लेने से पहले ही पूरी प्लानिंग कर चुके थे। उनके दिमाग में एकदम क्लियर पिक्चर थी कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते ही करना क्या क्या है। इसलिए भाई साहब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती में सब ऐसा लग रहा है कि कुछ लगा के आए थे। समारोह के दौरान वो नाचते गाते झूमते दिखे। एक बार ये एलन मस्क का नाच गाना भी देखिए। This is what victory feels like. एक चीज अच्छी लगती है कि जो मन में है वो सामने है। यहां भारत में क्या है, बहुत दबा दबा के इमोशन रखने पड़ते हैं, हर चीज का एनालिसिस होता है। ऐसे कैसे कर दिए बॉस, ऐसा कैसे कपड़ा पहन लिया, ऐसा कैसे हो गया। वहां खुला चल रहा है। ट्रंप ने शपथ लेते ही 2 नैरेटिव को भी हवा में उड़ा दिया। एक तो क्लियर बता दिया कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। भाई ट्रंप ने शपथ लेते ही चीन की क्लास लगा दी। बता दिया कि भले ही शपथ का न्योता दिया था, लेकिन उससे यह मत समझ लेना कि तुम पर कोई नरमी बरतूंगा। दूसरी बात, ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में एंटी मोदी इकोसिस्टम का वो माहौल भी मिट्टी में मिल गया, जिसमें कहा जा रहा था कि ट्रंप ने तो मोदी को शपथ का न्योता ही नहीं दिया, जबकि चीन के राष्ट्रपति को बुलाया था। आप डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें देखिए। इस समारोह में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर फ्रंट रो में बैठे हैं बॉस, फ्रंट रो में। जब ट्रंप मंच पर शपथ ले रहे थे तो उनके ठीक सामने सबसे आगे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर बैठे हुए थे, जबकि भारत ना तो नेटो देश का सदस्य है, ना ही कोई ऐसा पुराना पश्चिमी देश जिसके अमेरिका से बहुत मजबूत संबंध रहे। फिर भी इस समारोह में जयशंकर को वो जगह दी गई जो प्रोटोकॉल को एक तरीके से साइड करके दी गई। बड़े बड़े देशों के नेता वहां नहीं बैठे थे, जहां अपने भारत के विदेश मंत्री बैठे थे। ट्रंप भारत को अपने करीब और अपने सामने रखना चाहते थे, यह मैसेज दिया गया। कूटनीति में इसी तरह के मैसेज दिए जाते हैं। S जयशंकर इस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वो पीएम के विशेष दूत बनकर वहां गए थे। उन्हें अहमियत देकर ट्रंप प्रशासन ने क्लियर कर दिया कि भारत उनके एजेंडे में टॉप पर है। आप इस बात को इससे भी समझ सकते हैं कि इस समारोह में जापान के विदेश मंत्री भी मौजूद थे, लेकिन जापान के विदेश मंत्री तीसरी लाइन में बैठे थे बॉस। यही तो आपको समझा रहा हूं। कई लोगों को लगा कि हाँ बैठा दिया पहले रो में तो क्या हो गया। जापान का विदेश मंत्री तीसरी रो में बैठ रहा है, अपने भारत का विदेश मंत्री फ्रंट रो में। मैसेज है ना बॉस। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जब ट्रंप मंच से भाषण दे रहे थे तो भारत के विदेश मंत्री की तरफ भी देख रहे थे, उनसे मुखातिब होकर बोल रहे हो ऐसा लग रहा था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो फोटो शेयर की है
उसमें एक फोटो में ट्रंप उनकी तरफ देख रहे हैं और तस्वीरों को साझा करते हुए जयशंकर ने जो कहा वो भी बहुत है। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के विशेष दूत के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला। यानी एक तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बता दिया कि वो पीएम मोदी के विशेष दूत के तौर पर वहां गए। तो जो सम्मान मिल रहा है वो भारत को मिल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को मिल रहा है, और पीएम मोदी के इस विशेष दूत को ट्रंप प्रशासन ने पलकों पर बिठाकर रखा। आप यह भी याद कीजिए कि एस जयशंकर ने पिछले साल नवंबर में कह दिया था कि ट्रंप के आने से कई देश नर्वस हैं, लेकिन उनमें भारत नहीं। इस बीच यह भी खबर है कि पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक खास चिट्ठी दी थी। यह चिट्ठी लेकर पीएम मोदी ने अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को के लिए विदेश मंत्री के हाथों भिजवाया था। इस लेटर में क्या है यह तो अभी पता नहीं चल पाया है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण पर बधाई। मैं एक बार फिर साथ मिलकर काम करने, दोनों देशों को लाभ पहुंचाने और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए तत्पर हूं। आने वाले सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। पीएम मोदी ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। मोदी और ट्रंप विरोधी जो इकोसिस्टम है वो ये जानता है कि अगर ये दोनों नेता साथ मिलकर काम करेंगे तो बॉस धुआं धुआं कर देंगे। इसलिए मोदी ट्रंप के कई दुश्मन तो ट्रंप के आने से पहले ही पतली गली पकड़कर भाग निकले। जो बच गए उनका नंबर अब जल्द आने वाला है, उनकी फाइल खुलने वाली। इसमें पहला नंबर तो डीप स्टेट का है, जो अमेरिका में ट्रंप और भारत में पीएम मोदी के खिलाफ साजिश रचता है। दूसरा नंबर बांग्लादेश का है, जो डीप स्टेट के इशारे पर भारत से पंगा ले रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जैसा बर्ताव हुआ उस पर ट्रंप और मोदी पहले से ही भड़के हुए। तीसरा नंबर जॉर्ज सोरोस का है, जो पर्दे के पीछे पीएम मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए जबरदस्त फंडिंग करता रहता है, और वो जॉर्ज सोरोस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी फूटी आंख नहीं भाता। चौथा नंबर उन मोदी विरोधी ताकतों का है जो भारत के चुनाव में दखल देकर मोदी को हराने की साजिश में लगे हुए। पांचवा नंबर उस डीप स्टेट का है जो अमेरिका में भारत के उद्योगपति को टारगेट कर भारत की विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप इनकी भी फाइल खुलवाने वाले हैं। अपने कैंपेन के दौरान ही ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि डीप स्टेट की तबाही के लिए उन्होंने 10 पॉइंटर्स का प्लान बना रखा है। ट्रंप के शपथ लेते ही बांग्लादेश में खलबली शुरू हो गई। बांग्लादेश सरकार ने ट्रंप के शपथ ग्रहण पर बधाई दी, कहा कि बांग्लादेश ट्रंप के साथ मिलकर काम करना चाहता है। बांग्लादेश में वहां के एक्सपर्ट्स खुद ये बात कह रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव होंगे। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम पीएम है और यूनुस पर चुनाव कराने का दबाव भी बढ़ रहा है। भाई यूनुस के बारे में तो पहले ही कहा गया, ये तो अमेरिका का आदमी था, ये डीप स्टेट का आदमी था, इसको जो बाइडेन ने बैठाया था। तो इसको पता है कि जब बाइडेन अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए तो मेरी कुर्सी क्या बचेगी। ट्रंप आएगा, धक्का मार के गिरा देगा। अब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं तो कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की कुर्सी खतरे में, वो कभी भी सत्ता से बेदखल हो सकते हैं। ट्रंप ने शपथ लेने के बाद अपने भाषण में देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी पॉलिसी में कई बदलाव लाने की बात कही। जैसे ही ट्रंप ने ऑफिस ज्वाइन किया, अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति को तुरंत अप्लाई कर दिया। ट्रंप ने शपथ लेने के सिर्फ 6 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ तरीके से फाइल साइन की। बाइडेन के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के 78 फैसलों को पहले दिन पलट दिया भाई ने, जिनमें से कई फैसले तो ऐसे थे जिनके बारे में ट्रंप पहले ही हिंट दे चुके थे कि ना बर्दाश्त करूंगा मैं। कुछ फैसले ऐसे भी हैं जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह गया। ऐसा ही एक फैसला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो WHO नहीं है, अमेरिका उससे बाहर निकल आया WHO से कि नहीं रहना है तुम्हारे साथ, तुम क्या संगठन हो जी बात। और इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इस फैसले का क्या मतलब है। लेकिन पहले आपको ट्रंप के कुछ और बड़े फैसलों के बारे में बताता हूं। जैसा कि सबको पहले ही अंदाजा था, ट्रंप ने राष्ट्रपति अमेरिका में कैच एंड रिलीज पॉलिसी को खत्म कर दिया। यह पॉलिसी कहती है कि अवैध प्रवासियों को पकड़कर उन्हें अमेरिका में ही खुला छोड़ दो, वापस उनके देश मत भेजो। ट्रंप का कहना है कि इस पॉलिसी के जरिए बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में अवैध रूप से एंट्री करने वाले अपराधियों को शरण दी है। हटाओ इसको। अवैध प्रवासी समस्या से निपटने के लिए ट्रंप ने अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लागू करने का आदेश दे दिया। ट्रंप ने कहा कि इस बॉर्डर से अवैध प्रवासी और अपराधी अमेरिका में एंट्री करते हैं। ट्रंप ने अमेरिका में जन्मजात नागरिकता को भी खत्म करने का फैसला किया। अमेरिका में 150 साल से कानून है कि अगर किसी बच्चे का जन्म अमेरिका की जमीन पर हुआ है तो वह बच्चा अमेरिका का नागरिक माना जाएगा, फिर चाहे उसके माता पिता किसी देश के नागरिक क्यों ना। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे या फिर अस्थायी वीजा लेकर रह रहे विदेशियों को जन्मजात नागरिकता का लाभ नहीं लेने देंगे कि कुछ दिन के लिए वीजा लेके आए, बच्चा वहां पैदा हो गया, अमेरिका का नागरिक बन गया। ट्रंप ने यह ऐलान भी कर दिया है कि अब अमेरिका में आधिकारिक तौर पर सिर्फ 2 जेंडर होंगे, महिला और पुरुष।
ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ बयान दिए। ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने से अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है। ट्रंप ने कहा कि वो कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने कहा कि अब तक अमेरिका की सरकार दूसरे देशों को अमीर बनाने के लिए अपने देश के लोगों पर टैक्स लगाती थी, लेकिन अब वो अमेरिका के लोगों को अमीर बनाने के लिए दूसरे देशों पर टैरिफ और टैक्स लगाएगी। ट्रंप के हर फैसले में अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी झलकती है। उन्हें घुसपैठिए नहीं चाहिए बॉस। भारत जैसा सिस्टम नहीं है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आ रहे हैं, उनका आधार बनवा दो, ये बनवा दो, वो बनवा दो और फिर वोट बैंक बना लो। रोहिंग्या रह रहे हैं, ये ट्रंप ने बोला ये नहीं चलेगा बॉस। वहां पे हम अमेरिका में कोई आ रहा हो और रह जाए, ये नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज है। भारत में आप एनआरसी लाने की बात कर दीजिए, बाप रे बाप, बात करने पे हंगामा हो जाता है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनका हर फैसला अमेरिका फर्स्ट पर फोकस होगा। एक बार ट्रंप को सुनिए, फिर आपको ट्रंप के उन 3 फैसलों के बारे में बताता हूं जिसने चीन को जबरदस्त तनाव दे दिया है। The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. ये तो ट्रंप के वो ऐलान थे जिनमें उनकी अमेरिका फर्स्ट वाली सोच का पता चलता है। लेकिन ट्रंप की एक और नीति है, वो है एंटी चाइना। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी चीन की दादागिरी की हवा निकालने के लिए कई फैसले लिए थे। अब दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने 3 ऐसे बड़े फैसलों का ऐलान किया जो सीधे चीन को टारगेट करते हैं। पहला फैसला, अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग करना। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी अमेरिका को इस क्लाइमेट डील से अलग कर दिया था। ट्रंप का मानना है कि एक तरफ तो चीन बेरोक-टोक प्रदूषण फैला रहा है और दूसरी तरफ पेरिस समझौते को मानकर अमेरिका अपने उद्योगों को नुकसान कर रहा है। तो उन्होंने कह दिया कि चीन करेगा तो हम भी करेंगे, हमको मत समझाओ। तो दरअसल पेरिस क्लाइमेट डील की वजह से अमेरिकी तेल कंपनियों को प्रोडक्शन पर कई तरह की पाबंदियां झेलनी पड़ रही, लेकिन ट्रंप ने कह दिया कि भैया अब यह सब नहीं चलेगा। ट्रंप का दूसरा एंटी चाइना फैसला पनामा नहर से जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका पनामा नहर को दोबारा अपने नियंत्रण में ले लेगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने यह नहर गिफ्ट में पनामा को दी थी, लेकिन अब इस नहर पर चीन का कब्जा हो चुका है, जिसकी वजह से इस नहर के इस्तेमाल के लिए अमेरिका से बहुत ज्यादा शुल्क लिया जा रहा है। चीन से अमेरिका के पूर्वी तट को जोड़ने वाली पनामा नहर 1977 तक अमेरिका के नियंत्रण में थी। पनामा नहर का नियंत्रण दोबारा पाने के लिए ट्रंप इतने सीरियस हैं कि इसके लिए सैन्य बल के इस्तेमाल की बात से भी इनकार नहीं कर रहे। आप सोच रहे हैं मतलब चीन को कितने बड़ा चैलेंज वो दे रहे हैं कि अगर सेना इस्तेमाल करनी पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन हमारा नहर है, हम पे टैक्स मत लगाओ। चीन को टारगेट करते हुए ट्रंप ने एक और बम फोड़ दिया। ट्रंप ने अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर कर निकालने का आदेश जो था उस पर साइन कर दिया। हालांकि ट्रंप 2020 में भी WHO से हटने और उसे अमेरिका से मिलने वाली फंडिंग को रोकने का फैसला ले चुके थे और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन चुनाव में हारने के बाद उनका यह फैसला लागू नहीं हो पाया। बाइडेन ने जनवरी 2021 में राष्ट्रपति बनते ही इस फैसले पर रोक लगा दी थी, लेकिन ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका के WHO से निकलने की फाइल को साइन कर दिया। लेकिन आखिर ट्रंप अमेरिका को WHO से बाहर क्यों निकालना चाहते हैं? इसका भी डायरेक्ट कनेक्शन चीन से है बॉस। ट्रंप हमेशा खुलकर कहते रहे हैं कि WHO ने कोविड महामारी के दौरान चीन की कठपुतली बनकर काम किया। दुनिया भर में फैले कोरोना के लिए ट्रंप चीन को जिम्मेदार ठहराते रहे और इसे चाइनीज वायरस कहते थे। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि इस महामारी से बड़ी संख्या में लोगों की मौत के बावजूद WHO ने चीन के विरोध में एक शब्द नहीं कहा। तो कहेगा हमसे पैसा लेते हो भाई? ट्रंप का कहना है कि कोरोना महामारी के लिए WHO ने आज तक चीन को जिम्मेदार नहीं ठहराया भाई। ट्रंप तो यहां तक कह चुके हैं कि WHO के चीफ टेड्रोस घेब्रेयेसस को यह पद चीन की वजह से ही मिला है, इसलिए WHO चीन का पिट्ठू बन चुका है। आप सोचिए बॉस, इतने बड़े बड़े ये संगठन हैं, लेकिन आप देखिए ये लोग कैसे इकोसिस्टम डीप स्टेट के साथ मिलकर काम करते होंगे। नहीं बोला WHO कि चीन ने कोरोना वायरस फैलाया है, नहीं से नहीं बोला। सोचिए पैसे में कितनी ताकत होती है। अब ट्रंप ने कहा कि हमसे पैसा ले रहे हो,
सारे देशों से पैसा लेके WHO चलता है, बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, ऐश करते हैं, और उसके बाद तुम चीन को नहीं बोलोगे हटो हम निकल रहे बाहर। वैसे ट्रंप को इस बात से भी दिक्कत है कि WHO खाता अमेरिका का है, गाता चीन का है। ट्रंप का आरोप है कि कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका ने WHO को चीन से 12 गुना ज्यादा पैसा दिया था, इसके बावजूद WHO ने चीन का साथ दिया। ट्रंप ने कहा कि वर्ष 2020 में अमेरिका ने WHO को 3700 करोड़ रुपए दिए, लेकिन 140 करोड़ की आबादी वाले चीन ने सिर्फ 290 करोड़ रुपए दिए। इसके बावजूद कोरोना महामारी के दौरान WHO ने चीन का बचाव किया। इससे ट्रंप तब भी गुस्से में थे और अब भी गुस्से में। जरा सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है। So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China with 1.4 billion people. We have 350 to pay. We have, nobody knows what we have because so many people came in illegally, but let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million. We were paying 500 million. Seemed a little unfair to me. The World Health Organization has become nothing more than a corrupt globalist scam paid for by the United States but owned and controlled by China. When the China virus reached our shores 3 years ago, the World Health Organization disgracefully covered the tracks of the Chinese Communist Party every single step of the way. For this reason, it was my great honor to terminate America's relationship with the World Health Organization. ट्रंप का एक हिसाब क्लियर है, भाई को जो सही लगता है वो करते हैं। दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया में क्या होगा, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे WHO स्कैम बन गया बॉस, जो चीन के इशारे पर चलता है। ट्रंप दोबारा सत्ता संभालते ही चीन को लपेटे में ले रहे हैं, तो ट्रंप के तेवर देखकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेचैनी बढ़ गई। ट्रंप के ऐलान और बयानों के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल पर दोनों के बीच 35 मिनट बातचीत हुई है। दोनों के बीच हुई बातचीत के केंद्र में ट्रंप ही थे। मुद्दा यह था कि अब ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका से कैसे डील करना है और एशिया में अपनी पकड़ को कैसे मजबूत करना है। इसके लिए पुतिन और जिनपिंग ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर भी बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही जो बड़े फैसले किए हैं, उसमें से एक फैसला तो ऐसा है जिसका असर पूरी दुनिया पर होने वाला है। दरअसल ट्रंप ने शपथ लेने के साथ ही ड्रिल बेबी ड्रिल का एक अभियान छेड़ दिया। सुनने में तो ये नारा बहुत हल्का लग रहा है कि ड्रिल बेबी ड्रिल, ये क्या है, लेकिन इसके मायने बहुत वजनी है। आसान शब्दों में ड्रिल बेबी ड्रिल का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा ड्रिलिंग करके अमेरिका के पेट्रोलियम और गैस के भंडार को भर देना। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका के पास ऑयल और गैस का भंडार है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि आपके पैरों के नीचे लिक्विड गोल्ड है, और इसी से ट्रंप अमेरिका को फिर से ताकतवर और अमीर देश बनाने की बात कह रहे हैं। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है। ट्रंप के मुताबिक महंगे ऑयल और गैस प्राइस की वजह से ही अमेरिका में महंगाई बढ़ी है। ट्रंप का प्लान है कि न सिर्फ अमेरिका के ऑयल और गैस रिजर्व को भर देंगे, बल्कि इसे पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेंगे। ट्रंप पहले ही क्लाइमेट चेंज के खतरे को खारिज कर चुके हैं। बाइडेन प्रशासन के दौरान क्लीन ग्रीन एनर्जी पर जो ज्यादा खर्च हो रहा था, ट्रंप उसे कम करने वाले हैं। ट्रंप फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन पर लगी पाबंदियों को भी हटाने वाले हैं और डोमेस्टिक ऑयल ड्रिलिंग को बढ़ाने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ट्रंप अपने यहां तेल और गैस के भंडार को बढ़ाना चाहते हैं तो उससे टेंशन क्या है, दिक्कत क्या है, इससे दुनिया और भारत पर क्या असर पड़ेगा? आप पेट्रोल भराने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी या फायदा होगा? सब बताता हूं। अब यह समझिए कि ट्रंप के ऐलान से भारत को कैसे फायदा होगा। दरअसल अमेरिका अगर ज्यादा तेल का प्रोडक्शन करेगा तो वही चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा देश इसे खरीदे। भाई सारा तेल खुद तो कंज्यूम करेगा नहीं तो बेचेगा। अगर अमेरिका अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा, ज्यादा पेट्रोल निकालेगा, गैस निकालेगा, तो इससे मार्केट में ज्यादा सप्लाई होगी। ज्यादा सप्लाई होगी तो दाम को लेकर कंपटीशन बढ़ेगा और दाम पेट्रोल के कम होंगे। इससे उन देशों को काफी फायदा होगा जो बड़े पैमाने पर तेल खरीदते हैं, जिसमें भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। और भारत का फंडा क्लियर है कि जो देश उसे सस्ता तेल देगा उससे खरीद लेंगे। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जिनकी सबसे बनती है। खाड़ी के देश भी भारत के साथ हैं, रूस भी भारत के साथ है, अमेरिका भी भारत को बड़ा मार्केट मानता है। ऐसे में भारत के हाथ में 2 लड्डू नहीं 3 लड्डू, वो रूस से भी खरीद सकता है, अमेरिका से भी और मिडिल ईस्ट से भी। भारत के पास अमेरिका के रूप में भी एक ऑप्शन तैयार हो जाएगा। क्रूड ऑयल के मामले में अमेरिका पहले से ही भारत का 5वां सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका सस्ते दाम पर तेल बेचेगा तो भारत क्यों नहीं खरीदेगा भाई? इसलिए मोदी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इसके संकेत दिए हैं कि आने वाले वक्त में भारत अमेरिका से ऑयल की खरीद को और बढ़ा सकता है। मोदी सरकार इसलिए भी रिलैक्स है क्योंकि भारत ने अपने सप्लायर्स की संख्या 27 से बढ़ाकर 39 ऑलरेडी कर रखी है।
यूक्रेन युद्ध के दौरान भी मोदी सरकार ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत में पेट्रोल डीजल के दाम पर लगाम लगाए रखी। ट्रंप के ड्रिल बेबी ड्रिल कैंपेन पर बयान देते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने अमेरिका, ब्राजील, गुयाना, सुरीनाम और कनाडा से अधिक तेल आने का जिक्र करने के साथ कीमतों में गिरावट का संकेत भी दे दिया। भाई नरेंद्र मोदी का भी फंडा क्लियर है, भारत फर्स्ट, जो सस्ता देगा उससे लेंगे। मैंने कुछ हफ्ते पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था, उनका इंटरव्यू किया था। उसमें हरदीप पुरी ने कहा था कि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर पूरी दुनिया को महंगाई से बचाया था, और उन्होंने यह भी कहा था कि आने वाले वक्त में अमेरिका भी कहेगा कि हमसे तेल खरीदो, और उस वक्त खुद अमेरिका चाहता था कि रूस से तेल खरीदो वरना महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि अमेरिका भी बाप बाप करेगा। सुनिए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने क्या बताया था। सर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग और बताइए, ये जो आप लोगों ने रशिया से तेल लिया, ये कैसे किया? क्योंकि इतना विदेशियों ने ज्ञान दिया कि अरे ये क्या कर रहा है। पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे जो नेता हैं उनके तो प्रेशर वाली कोई वायरिंग है नहीं, और क्योंकि हम उनके लिए काम करते हैं हम भी कॉन्फिडेंट रहते हैं हमारी वायरिंग। मैं आपको कहता हूं पूरे विश्वास से, एक सॉलिटरी इंस्टेंस के अलावा मुझे कभी किसी ने प्रेशर में डालने की कोशिश नहीं की। और जो अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर थे इन चीज़ों के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा पर आप समझ जाओगे, उन्होंने मेरे को बड़े स्पष्ट तरीके से बोला कि देखो ऐसा है, हमें आपका रशिया से ज़्यादा क्रूड खरीदने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ यही कहेंगे उसको सस्ता खरीदो। और उन्होंने प्राइस कैप लगाया। तो मेरे जैसा आदमी जिसको कहे कि आप खरीदो और सस्ता खरीदो, तो सस्ता खरीदने में तो दैट इज़ म्यूजिक टू माई ईयर्स। तो हमने उसका भी फ़ायदा उठा के थोड़े से डिस्काउंट ज़्यादा किए कि हम नहीं और ले सकते क्योंकि वो प्राइस कैप में आता है। मेरे को एक यूरोपियन एक चीज क्लियर, अमेरिका खुद चाहता था कि भारत और वो इसलिए चाहते थे क्योंकि रशिया 13 मिलियन बैरल एक दिन में प्रोड्यूस करता है। अगर रशिया से सारे लोग बंद कर देते तो वो 13 मिलियन बैरल की शॉर्टफॉल कहाँ से आती है? सऊदी अरब से, एमिरेट से। तो तेल का जो बैरल, क्रूड ऑयल का बैरल एक है, वो $250 पर चला जाता है। तो वी हैव डन देम अ फेवर। भारत ने क्योंकि रूस से तेज किया, हमने ग्लोबल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया और हमने बाकी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की। हम $20 बिलियन का एनर्जी खरीदते हैं अमेरिका से। मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में अमेरिका कहेगा हमसे और खरीदो। अरे भाई, हम ये जो इकोसिस्टम है ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए और जो खास करके इकोनॉमिकली वीक है उनके लिए बना हुआ है। अगर आजकल हमें, अभी ईरान का ऑयल इज नॉट ऑन द मार्केट, पर अगर कल वो आ जाता है, वेनेजुएलन ऑयल आ जाता है, अभी तो ये सब सैंक्शनड है, और भी ऑयल आएगा, तो जहां से सस्ता मिलेगा वहां से लेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी खुल के कह रहे हैं जहां से सस्ता मिलेगा भारत वहां से खरीदेगा। ट्रंप कह रहे हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, हम भी कह रहे हैं ड्रिल करो भाई, हमको सस्ता दो, हमारे यहां पेट्रोल और सस्ता मिलेगा। पाठशाला में अब अगली क्लास। केजरीवाल ने रामायण का ऐसा ज्ञान सुनाया, बीजेपी ने चौतरफा लंका लगा दी। बीजेपी के चुनावी वादों का पार्ट 2 आ गया है, वो ऐलान जो केजरीवाल को परेशान कर देंगे क्या? दिल्ली की सड़कों पर नवभारत के कैमरे पर पब्लिक ने क्या बताया, कौन जीत रहा है दिल्ली का चुनाव, अब इसका चैप्टर। दिल्ली की चुनावी लड़ाई अलग लेवल पर जाती जा रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए मुफ्त वाली योजनाओं के ऐलान की होड़ लग गई है। महिलाओं, युवाओं, ऑटो टैक्सी वालों, धोबियों, पुजारियों, मौलवियों, तमाम वोट बैंक को खुश करने के लिए मुफ्त वादों की झड़ी लगी। क्या आम आदमी पार्टी, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, हर पार्टी मुफ्त के वादों की इस रेस में खुद को सबसे आगे साबित करने में जुटी। आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी मुफ्त के वादों की सीरीज में क्या नए सरप्राइज लेकर आए और इन चुनावी वादों का दिल्ली की जनता पर क्या असर हो रहा है, इसके बारे में आगे बताऊं। लेकिन पहले बात आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर छिड़ी महाभारत की। कल दिल्ली के विश्वास नगर में एक चुनावी रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने रामायण का एक प्रसंग सुनाकर बीजेपी को उसके चुनावी वादों पर घेरने की कोशिश की। केजरीवाल ने कह दिया कि रावण ने सोने के हिरण का वेश बनाकर माता सीता का हरण किया। दरअसल अरविंद केजरीवाल बीजेपी के चुनावी वादों की तुलना रामायण वाले सोने के हिरण से करना चाहते थे, लेकिन सोने के हिरण का जिक्र करने के लिए रामायण का प्रसंग सुनाने के दौरान अरविंद केजरीवाल भारी गलती कर बैठे। इसके बाद बीजेपी ने उनके बयान को सनातन और भगवान राम का अपमान बताया। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने क्या कहा वो आगे बताएंगे। पहले रामायण पर केजरीवाल का जो ज्ञान था, जो बयान था, सुनिए क्यों महाभारत छिड़ गई। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए
और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान को सनातन का अपमान बता दिया। बीजेपी ने बताया कि सोने के हिरण का वेश रावण ने नहीं बल्कि मारीच ने रखा था। यही नहीं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को केजरीवाल के बयान के लिए दिल्ली वालों की तरफ से क्षमा मांगने के लिए हनुमान मंदिर पहुंच गए। वीरेंद्र सचदेवा ने प्रायश्चित के लिए एक दिन का उपवास रखने का भी ऐलान किया ताकि रामायण पर दिए गए गलत बयान से दिल्ली वालों को किसी तरह का नुकसान ना हो जाए। वीरेंद्र सचदेवा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर क्या कहा है। ऐसी कौन सी रामायण इन्होंने सुनी है जिसमें इन्होंने श्री रामायण की भी गलत व्याख्या की है? ये हमारे सनातन का अपमान है, हमारी आस्थाओं का अपमान है। अब वो तो अधर्मी है, वो तो क्षमा मांगेंगे नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी है कि ऐसे अधर्मियों को कम से कम माफ करें। लेकिन उनके इस अधर्म के लिए आज मंगलवार का दिन है, हम पूरा दिन उपवास करेंगे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी अरविंद केजरीवाल के बयान पर हैरानी जताई। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया कि श्री राम वन में जब खाना ढूंढने गए तो रावण सोने का हिरण बनकर आया। यह कौन सी रामायण में लिखा है भाई अरविंद केजरीवाल जी? रामायण में तो राक्षस मरीच रावण के साथ आया था और उसने सोने के हिरण का रूप लिया था। सीता माता ने लक्ष्मण जी से नहीं, श्री राम से सोने का हिरण लाने के लिए कहा था। आप चुनाव आते ही हिंदू बन जाते हैं, आज आपसे रट्टा लगाने में थोड़ी गलती हो गई। स्वाति मालीवाल ही नहीं, बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल के बयान से साबित हो गया है कि उनका सनातन और राम की कहानियों से दूर दूर का कोई सरोकार ही नहीं। मनोज तिवारी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा रामायण पर दिए बयान पर बीजेपी के हमलों पर अरविंद केजरीवाल ने क्या जवाब दिया। कल अरविंद केजरीवाल का बयान सुनने के बाद मुझे जरा भी हैरानी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। कल अरविंद केजरीवाल का पोल पट्टी मां शारदा ने साक्षात आकर के खोल दिया है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस 5 फरवरी के चुनाव के पहले जो बातें कल कही हैं अरविंद केजरीवाल ने, उसने बता दिया कि इस व्यक्ति का सत्य सनातन से, हिंदू धर्म से, राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। बीजेपी की तरफ से हमले तेज हुए तो पूरी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के बचाव में उतर गई। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी को रावण का वंशज बताने लग गए। बीजेपी पर रावण के समर्थन में उपवास रखने का आरोप लगा दिया। खुद केजरीवाल ने भी रामायण पर दिए बयान को लेकर मोर्चा संभाला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के लोग रावण से बहुत प्यार करते हैं, अगर वे सत्ता में आए झुग्गी झोपड़ी वालों को राक्षसों की तरह निगल जाएंगे। सुनिए केजरीवाल। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। सोने के हिरण, रावण और मरीच पर छिड़े घमासान के बीच दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपने चुनावी वादों की दूसरी किश्त भी जारी कर दी। बीजेपी ने संकल्प पत्र के पार्ट 2 में जो बड़े ऐलान किए हैं, अब उनके बारे में बताता हूं। बीजेपी ने कहा है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का ऐलान।
युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की मदद दी जाएगी और 2 बार के लिए आवेदन शुल्क जो है एग्जाम देने के लिए आने जाने का खर्चा सब दिया जाएगा। तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत हर महीने 1,000 की मदद मिलेगी। ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ऑटो टैक्सी के इंश्योरेंस में छूट, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान सब कर दिया। डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी वेलफेयर बोर्ड 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव का वादा किया। बीजेपी ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए चल रही पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी किए जाने का भी वादा कर दिया। इसके अलावा बीजेपी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान हुए घोटालों की जांच के लिए एसआईटी बनाने का भी ऐलान किया। बीजेपी ने चुनावी वादों की दूसरी किश्त जारी की तो अरविंद केजरीवाल कहां पीछे रहने वाले थे। उनको लगा तो बीजेपी तो आगे भाग रही है, वो तो हर 2 दिन कोई ना कोई स्कीम लॉन्च कर ही रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के धोबी समाज के लिए बड़ा ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी का चीफ और दिल्ली का सीएम कैंडिडेट होने के नाते वो ऐलान करते हैं कि दिल्ली में धोबी समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड धोबी समाज के विकास और वेलफेयर के लिए काम करेगा। धोबी समाज के लोगों के काम करने की जगह को रेगुलराइज किया जाएगा और उनके लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि धोबी समाज के लोगों को पानी और बिजली की डोमेस्टिक रेट पर दी जाएगी। धोबी समाज के लिए बनाया जाने वाला बोर्ड इस समाज के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम भी तैयार करेगा। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि धोबी समाज के लोगों को दिल्ली सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सके। अब बीजेपी ये पूछ रही है कि 10 साल सत्ता में रहे, आपको तब धोबी समाज याद नहीं आया? बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी वादों की होड़ लगी हुई है। दिल्ली की जनता पर इन वादों का असर जानने के लिए हमारी टीम सड़क पर उतरी। आज सरोजनी नगर की पब्लिक ने बताया कि दिल्ली का चुनाव कौन जीत रहा है। जरा एक बार सुनिए वहां की पब्लिक क्या बता रही है। क्या लगता है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होगी या फिर कांग्रेस भी है लड़ाई में? बीजेपी, हाँ बीजेपी बिल्कुल है और उनको होना भी चाहिए। बाकी अपना मोदी क्यों पसंद है? क्योंकि हर बार भाजपा, हाँ बिल्कुल, हर बार मोदी, घर घर मोदी। नहीं, तो इस बार मोदी तो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो दिल्ली के सीएम के फेस तो नहीं होंगे, तो दिल्ली के सीएम के फेस को देख के देंगे लोग या फिर मोदी जी को? एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मोदी जी ऐसे दिल में बस चुके हैं। उन्होंने जितना हमारे लिए किया है वो अब दिल में बस चुके हैं और लॉयलिटी नाम की कोई चीज होती। केजरीवाल की सरकार थी, उनके में क्या कुछ पाया यहाँ पे? कोई ना कुछ फायदा पाया यहाँ पे? कैंडिडेट पे ना वोट डाल रहे हैं, मोदी पे वोट डाल रहे हैं, चेहरे पे वोट डाल रहा है क्या दिल्ली में? मोदी के चेहरे पे वोट? मोदी के चेहरे पे नहीं डाला जाता, हाँ। यहाँ कामों पे डाला जाता है। काम कैसा, कौन क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कौन आएगा, मैंने कहा बीजेपी आएगी। क्लियर क्यों? हमें बीजेपी पसंद है। नहीं, आपको पसंद है? किस आपको नहीं लेके आएंगे हम, और कांग्रेस आनी नहीं है। आपको क्यों नहीं लाएंगे? बीजेपी नहीं, आपने किया क्या? आपने दिल्ली का डब्बा गोल कर दिया। कांग्रेस पहली बार कोई मिला है कांग्रेस के लिए। अच्छा, सब कोई कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है बीजेपी वर्सेस आप है, लेकिन आप मुझे मिली कांग्रेस के लिए। लग रहा है कि कांग्रेस जीत पाएगी? हाँ। दोनों में, आप में बीजेपी में ही है। जहाँ तक हमारा मानना है वहाँ आम आदमी का ही मुकाबला ही है। यहाँ दिल्ली में तो केजरीवाल जी आएंगे। केजरीवाल आएंगे, मतलब एक घर में 2 ओपिनियन, वो कांग्रेस नहीं। आइडिया वो वोट की बात कर रहे हैं, अपनी वोट कांग्रेस को देने के लिए। और आपको जो लगता है आप वो शेयर मुझे जो लग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है? केजरीवाल। देखिए, पब्लिक को सुन के इतना तो समझ में आ रहा है कि दिल्ली चुनाव इस बार एक तरफा तो नहीं है। लोग केजरीवाल की भी बात कर रहे हैं, लोग बीजेपी का भी नाम भर भर के ले रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी दिल में बस गए हैं। कुछ लोग अब कांग्रेस का भी नाम लेने लगे हैं, जो दिल्ली से बिल्कुल नदारत हो गई थी। और जितना कांग्रेस मजबूत होगी उतना नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होगा। तो दिल्ली चुनाव पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल पाठशाला में अगली क्लास, आईआईटी वाले बाबा का वो कांड जिसने महाकुंभ में सबको शर्मसार कर दिया। आईआईटी बाबा का वो वीडियो आया जिसे देखकर आपको भी शौक लगेगा। देखिए। एक 144 साल के बाद तीर्थ नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यह वो पल है जिसके लिए इस देश में साधु संतों की पीढ़ियों ने इंतजार किया। महाकुंभ ही सनातन का वो संगम है जिसके जरिए आज की युवाओं को सनातन की शक्ति के दर्शन होते हैं। महाकुंभ के जरिए ही आज की पीढ़ी अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं को जानने और जीने का मौका देख पा रही है। महाकुंभ में साधु संतों बिना मौका गवाए गौतम अडानी जैसे बड़े उद्योगपति महाकुंभ में सेवा करके पुण्य कमा रहे हैं, और वो भी बिना किसी लाइमलाइट में आए। ये गौतम अडानी गए थे महाकुंभ, वहां पर उन्होंने दर्शन किए, उन्होंने
वहां पर सेवा की है। यह है महाकुंभ की वैल्यू। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति अपना काम छोड़ के महाकुंभ में जा रहे हैं। और जिस महाकुंभ में सनातन की बात होनी चाहिए थी, वहां क्या चल रहा है? वायरल बाबा है। और वो वायरल बाबा भी आज की डेट में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि वो सनातन को डैमेज कर रहे हैं भाई। महाकुंभ में पिछले 9 दिनों से ऐसे कई कथित बाबा और साध्वी घूम रहे हैं जो हर दिन एक नया विवाद खड़ा कर देते हैं, महाकुंभ में सारा फोकस शिफ्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आज बातचीत जरूरी है। इसमें एक नाम IIT बाबा के नाम से वायरल अभय सिंह का है, जिन्हें शुरू में इस देश के लोगों ने बहुत प्यार और सम्मान दिया, लेकिन IIT बाबा की पोल पट्टी खुलने लगी है। वो अब ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई सिर पैर किसी को नहीं समझ में आ रहा भाई। सबसे पहले इन्हीं IIT वाले बाबा की बात कर लेता हूं, जिनको महाकुंभ शुरू होने से पहले दुनिया अभय सिंह के नाम से जानती थी, लेकिन महाकुंभ में आते ही इन्होंने अपनी पहचान IIT बाबा के तौर पर बनाई। महाकुंभ की शुरुआत में जब मेले की भव्यता, अखाड़ों की पेशवाई, नागा साधुओं के रहस्यों और सनातन की बात हो रही थी, तब ये IIT वाले बाबा खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। सोशल मीडिया पे वायरल हुए, लोगों ने इनके कुछ बयान सुने, लोगों ने कहा गजब बाबा है, बहुत अच्छी बात बोलते हैं। IIT बॉम्बे से डिग्री, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और कनाडा में लाखों का पैकेज। महाकुंभ में पहुंचे अभय सिंह यानी IIT बाबा की यही USP थी। लोग हैरान थे कि कैसे एक शानदार लाइफ छोड़कर IIT बाबा ने अध्यात्म की राह पकड़ ली। इसी सस्पेंस ने IIT बाबा को महाकुंभ में सेलिब्रिटी बना दिया। IIT बाबा भी ऐसे ऐसे बयान देने लगे कि महाकुंभ में आने वाले लोग उनके मुरीद होते चले गए। अध्यात्म को साइंस से रिलेट करते हुए IIT बाबा के प्रवचन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। लोग उन्हें पहुंचा हुआ बाबा समझने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर डेप्थ नहीं है, चीजों में कुछ गड़बड़ी है, मिलावट है, तो वो ज्यादा दिन तक छुपता नहीं। यही IIT बाबा के साथ हो रहा है। खुद को हर विषय का प्रकांड विद्वान साबित करने के चक्कर में IIT बाबा एक्सपोज होने लगे। आत्मा, परमात्मा, महादेव और अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ते जोड़ते IIT बाबा बेसिर पैर की बातें करने लगे आज की डेट में। यकीन नहीं आता तो खुद सुनिए लीजिए। IIT बाबा उर्फ अभय सिंह कैसे वर्ल्ड वॉर से लेकर दिल्ली चुनाव तक हर चीज पर आज की डेट में भविष्यवाणी कर रहे हैं। सुनिए एक बार। वो 3 बड़ी प्रेडिक्शंस आपके हिसाब से क्या है? वर्ल्ड वॉर बाय व्हेन चालू हो जाएगा इस ईयर के एंड में। इस साल के आखिर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। 2025 के आखिर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसे तो हो ही गया है काफी हद तक तो, बट वो तो उसकी शुरुआत तो रशिया यूक्रेन है या इधर इजराइल और हमास था? नहीं, रशिया रुपया नहीं था ना शुरुआत तो। अच्छा भाई, अच्छा ये हो गया प्रेडिक्शन नंबर 1। 2 क्या है? किसके बारे में प्रेडिक्शन करूं मैं? कल मैं रात को इतने सारे प्रेडिक्शन किए थे। मैं तो वैसे भी कर देता हूँ ना, जैसे मान लो जैसे बीजेपी अभी कैंडिडेट बना रही है, तो मैंने उनको बोला कि अभी तुम नुपुर शर्मा को चीफ मिनिस्टर का बनाते हो दिल्ली से, तो मैं जिता दूंगा उसको। वो मेरी गारंटी है। कैसे जिताएंगे आप? वो मेरी गारंटी है ना, वो मैं कैसे भी जिताऊं। भी चीजें कहते हुए दिमाग लगाते हैं ना कि पॉलिटिकली करेक्ट हूं कि नहीं हूं, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, ऐसा दिमाग लगाते हैं? आप ये सब नहीं सोचते? नहीं, मैं महादेव ने मेरे को डायरेक्टली बोला है ना कि तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी नॉलेज जो है उसी मोमेंट में हो और तेरे अंदर ही है। तो तेरे को तू उस मोमेंट में जाना और तेरे को जो जवाब देने हैं ना वो अपने आप अंदर से आ जाएंगे। IIT बाबा बार बार दावा कर रहे हैं कि महादेव उनसे सब बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं इस साल के अंत में 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। दिल्ली में उन्होंने पता नहीं बीजेपी में किसको कह दिया कि नुपुर शर्मा को टिकट दो तो मैं चुनाव जितवा दूंगा। यानी जो बातें वो कह रहे हैं अब उसमें लोगों को संदेह होने लगा है कि बॉस सही कह भी रहे हैं या नहीं। और सिर्फ बातें ही क्यों, IIT बाबा की बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे पर बेवजह की हंसी और आंखों में अजब गजब मूवमेंट भी नोटिस किया जाने लगा। उनकी ऐसी ही बातों और हरकतों का रहस्य समझ में आते ही शायद जूना अखाड़े ने भी उनसे कन्नी काटी। शुरुआत में अभय सिंह की इसी मनोदशा और बॉडी लैंग्वेज को जूना अखाड़े के जो सन्यासी अध्यात्म की उच्च अवस्था मान रहे थे, अब वही अभय सिंह को महाकुंभ से निकल लेने का आदेश दे रहे हैं। पहले जो लोग IIT बाबा की बातों को ज्ञान का सागर बता रहे थे, वही लोग कह रहे हैं कि IIT बाबा का तो मानसिक संतुलन गड़बड़ है। नवभारत से बातचीत में IIT बाबा क्लेम कर रहे हैं कि उनका महादेव से सीधा कनेक्शन है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बैठे बैठे T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को चैंपियन बनवाया था। वो कह रहे हैं कि भारतीय ग्रैंड मास्टर D गुकेश जो शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, वो भी IIT बाबा के चमत्कार से बने। मतलब वो हर चीज का क्रेडिट ले रहे हैं कि वर्ल्ड कप मैंने जितवाया, मैंने यहां से बोला कि हार्दिक को गेंदबाजी दो, गुकेश को मैंने जितवा दिया, चेस चैंपियन बनवा दिया वर्ल्ड का। आप सुनिए IIT बाबा की बातें। हर कोई सुनकर हैरान है कि कहां इनका लेवल यहां रख रहे थे, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। सुनिए जरा। मैं उन लोगों को चूज करता ना जो भगवान को बेसिकली जो बाद में ग्रेटफुल भी हो,
इसलिए गुकेश का मैंने जानबूझ के वैसा था ना कि होगा, जो स्टार्टिंग में उसने जो वैली वाला वो जीता था, चैलेंजर वाला, तब भी मैंने पूरी सीरीज देखी थी। उस टाइम पे मैं हिमाचल में धर्मशाला जा रहा था, तो सुबह सुबह टैक्सी के अंदर बता रहा था, मौका देखो इसको जिता दिया चैलेंजर वाला। फिर बाद में जब उसका मेन कंपटीशन हुआ तो उसके अंदर भी सारे मैचों आराम से बैठ के उसको लाइक समझवा करके स्ट्रेटेजी बना के कि हाँ इसको कैसे देखना है। वो विजुअलाइजेशन है ना, ये तो ऋषिकेश में भी सिखाया था मैंने कि उसको चेस को तुम बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से देख सकते हो। तो आप गुकेश को मिले हुए हैं? नहीं। अच्छा, उससे वैसे सिग्नल्स के जरिए आपने बोला तो उसने थैंक गॉड बाद में। क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ देखा था मैंने बीच में, इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था, बट एक क्रिकेटर वही है थोड़ा। आप जिता देते हो यहाँ बैठ के? हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में। मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ यार हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई, दे ही ले रहा है वो। लोग कह रहे हैं आईटी बाबा को कि भाई हार्दिक को बोल दे, ये तो आधा भारत कह रहा था। वायरल होने के बाद आईटी बाबा लगातार इंटरव्यू देने लगे, लेकिन जब आईटी बाबा से सवाल होते हैं तो उनके चेहरे पर आते जाते भावों को देखिए। वो जिस तरह आंखें बंद करते हैं, सवालों के दौरान अपनी माला के साथ जो हरकतें करते हैं, ये सब भी लोगों के चर्चा का विषय बन रहा है कि ये क्या नॉर्मल है। अब तो उनकी ऐसी हरकतों से ज्यादा उनके बयान वायरल हो रहे हैं। सुनिए, जब हमारे रिपोर्टर ने उन्हें महाकुंभ का एक श्लोक सुनाया तो आईटी बाबा ने क्या ज्ञान दिया। महाकुंभ और इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, जो क्या दिखाई दे रहा है आपको? महाकुंभ के बाद तो स्ट्रक्चरिंग करेंगे पूरी हर चीज की, माइन्यूटली हर एक जो चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसका डिटेल मैप। जैसे मैंने एक बार ये ऐसे विजुअलाइजेशन किया था ना कि तुम हर एक विलेज का भी पूरा एनर्जी के हिसाब से बना सकते हो कि उसकी ज्योग्राफी कैसे है, तो उसका पूरा प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, घर कैसे होनी चाहिए, यहाँ पे किस टाइप की खेती होनी चाहिए, कैसे एनवायरनमेंट में लाइक वो घर का आर्किटेक्चर भी किस टाइप का होना चाहिए। प्रैक्टिकल है वो? हाँ, वो मैंने माइंड में मैंने बहुत सारी चीजें करी है ना। ये जब मैं ऋषिकेश में था तो बहुत करता था, जैसे पूरा माइंड के अंदर ये वर्ल्ड का मैप बना के कि हाँ अच्छा ये कंट्री ऐसे ऐसे कलर कोड करके अच्छा इसको ऐसे हिलाएंगे, ये ऐसा होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये जो कहा जाता है कि मेष राशि गते जीवे, मकरे चंद्र भास्करौ, अमावस्या तदा योगा, कुंभाख्य तीर्थ नायके, तो ये महाकुंभ के संदर्भ में ही है। ये इसका मतलब क्या है? तीर्थराज इसका एग्जैक्ट मतलब तो नहीं पता मेरे को, उसको आप साउंड फिर से बताओगे तो वो साउंड के हिसाब से बता दूंगा। यह है आईटी बाबा का ज्ञान, जिसे वो बड़े अहंकार के साथ पेश करते हैं। मतलब आप उनको सुनिए तो वो अपने आप को भगवान साबित करने में लगेंगे। मैं बैठ के सोच के विजुअलाइज करके सब यहीं से कर देता हूं। पुरानी कहावत है कि अज्जल गगरी छलकत जाए, और यही आईटी बाबा के साथ हो रहा है। मुझे दिक्कत नहीं है, आईटी बाबा जो करना चाहें करें। मुझे दिक्कत इस बात से है कि वो सनातन की पहचान बनते जा रहे हैं, वो वायरल हो रहे हैं। जो लोग सनातन को नहीं जानते, साधु संतों के तप को नहीं जानते, वो सनातन की ताकत को नहीं जानते, वो ऐसी ऐसी बातें सुनकर सोचेंगे कि यही सनातन है, और कई लोग सनातन से कटने लगेंगे। कई लोग सोचेंगे साधु संतों के कठिन तप का ये परिणाम है। ये दिक्कत है मुझे कि जहां चर्चा होनी चाहिए थी महाकुंभ में सनातन की ताकत पर, हिंदू धर्म की ताकत पर, साधु संतों के गौरवशाली इतिहास और उनके वर्तमान पर, वहां कुछ लोग वायरल होकर सारा फोकस ले लिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोगों को व्यूज चाहिए। महाकुंभ को सन्यासियों और साधु संतों के लिए ही जाना जाता है। अब सोशल मीडिया का जमाना है तो अजब गजब बाबा ज्यादा वायरल हो रहे हैं। लेकिन कुछ व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए महाकुंभ को कुछ लोगों ने जैसे बाजार बना दिया। कांटे वाले बाबा को ही ले लीजिए। एक महिला यूट्यूबर और कुछ लोगों की भीड़ ने कांटे वाले बाबा के साथ बदसलूकी कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़की की बातें सुनकर कांटे वाले बाबा के आंसू तक निकल आए। ये लड़की लगातार कांटे वाले बाबा को ढोंगी करार देती रही और आसपास मौजूद भीड़ कांटे वाले बाबा से सबूत मांगती रही। ये सब हो रहा है व्यूज के चक्कर में, और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि बॉस ये चल क्या रहा है। ठीक है, कई लोगों के यूट्यूब चैनल होंगे, कई लोगों के अलग अलग माध्यम से अपने इंस्टाग्राम पर अकाउंट होंगे, सोशल मीडिया पर अकाउंट होंगे, सबको व्यूज चाहिए। लेकिन बॉस आप उस व्यूज के चक्कर में सनातन को डैमेज तो नहीं कर रहे, उसकी छवि को डैमेज तो नहीं कर रहे। दुनिया भर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए, और आप दुनिया को सोशल मीडिया के माध्यम से क्या दिखा रहे हो?
एक बार सोचिए, IIT बाबा के बारे में भी सोचिए कि वो क्या बोल रहे हैं, और अगर वही पहचान बन गई इस देश की महान परंपरा की तो क्या होगा।